अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो अब तक की पारस की सबसे लॉन्ग एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। ये 7,000 वर्ड्स की एपिसोड है, तो यकीनन आपका शिकवा दूर हो जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय हसमरमा मिर्ज़ा की 88 एपिसोड मेगा एपिसोड की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। अनतालिया में रात के 3 बज रहे थे जब किसी खूबसूरत घर के दरवाजे पर बेल बजी थी। बिस्तर में आराम से सोई समीरा ने कसमसा कर उठते नींद झटकी और साइड मेज पर रखा फोन देखा। इस वक्त यहिया तो नहीं हो सकता, समीरा ने खुद कलामी की, जिसमें डर सा भी हल्कोर उठा। बेल बजाने वाला यूं था कि रात के पहर भी शर्म हटाए बस बेल पर हाथ रखकर भूल गया हो। उफ, किसे मौत आई है, उठना पड़ेगा। समीरा ने तंग आते आहिर लिहाफ परे किया और अपनी नाइटी के ऊपर का ओपन गाउन पहनकर डोरियां कसती हुई बाहर निकली और गेट तक पहुंचे दरवाजे से बाहर झांका, मगर सामने कोई नहीं था। दिखाई तो कोई नहीं दे रहा, कोई चोर चक्का भी यहाँ नहीं आता, देख लेती हूँ। समीरा ने कुछ सोचते हुए डोर ओपन किया तो बाहर कोई नहीं था। तभी वो जरा सी बाहर स्ट्रीट में निकलकर दाएं बाएं देखने लगी, जहां वहीं के गार्ड्स गन लेकर मटर गश्त कर रहे थे। आपने यहाँ किसी को देखा? समीरा ने इन गार्ड्स को पुकारा तो वो पलटे और लाइलमी से नफी में सर हिलाए कंधे उचकाकर आगे बढ़ गए। समीरा ने भी वहम समझते वापस जैसे ही दरवाज़ा बंद किया और अंदर आई, सामने एक ब्लैक हुडी में सर से पैर तक काले लिबास में खड़ा लंबा चौड़ा आदमी देखे। समीरा की हल्की सी चीख निकली और वो फौरन से डरकर दरवाजे से जा लगी। इतनी हिम्मत ना थी कि दरवाज़ा खोलकर बाहर भागती। समीरा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? वो स्याह साया समीरा के पास आया तो उसके हाथ में मौजूद चाकू देखकर समीरा का हल्क घुटा और माथा इतनी ठंड के बावजूद भीगा। क्या क्या चाहते हो मेरे बेटे से और कौन हो तुम? समीरा ने डरते डरते इस आदमी से पूछा, जिसकी खूडी के पीछे ब्लैक मास्क में छुपी नीली आंखें इस वक्त इतनी वहशतनाक थीं कि समीरा की टांगें कँपकँपा रही थी। इससे इसकी जान चाहता हूँ, बस इतना सा तकाजा। समीरा साहिबा, कहाँ मिलेगा तुम्हारी हवस का वो जहाँ? इस बार समीरा के चेहरे पर जर्दी खंडी। तुम कहना क्या चाहते हो? समीरा चिंगाड़ी, पर पारस ने जैसे ही वो तेज धारी चाकू समीरा की गर्दन पर रखा, इस औरत की छिंगाड़ने की कोशिश दरी की दरी रह गई। मैं जो कहना चाहता हूँ तुम समझ चुकी हो। अगर तुम अपनी इकलौती नाजायज औलाद के छोटे छोटे टुकड़े नहीं चाहती तो बताओ कहाँ है वो? पारस ने वो चाकू की नोक समीरा की गर्दन में दबाई और इस जगह दबाई जहाँ जख्म लगने से कम वो मर नहीं सकती थी। मैं नहीं बताऊंगी यहिया खान के बारे में, वो मेरा कुल सरमाया है। मारना चाहते हो तो मार दो। समीरा की आंखों में दफतन बगावत चमकी, जिस पर वो नीली आंखें शैतानियत से मुस्कुराती समीरा ने भी देखी। सरमाया सरमाया, तुमने हदायत खान को वरगला कर इनके बच्चे को तो पा लिया, लेकिन तुम ये भूल गई समीरा कि नाजायज खून हो या चीज जल्द या बदेर जाया हो जाती है। उसे तो मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हें वार्निंग देने आया हूँ कि नया मर्द वगैरह देख लो, नई औलाद पैदा करनी पड़ सकती है तुम्हें, क्योंकि ये वाली पुरानी तो मेरे हाथे लगने वाली है। अब तुम मजे से नींदे लो। सी यू। वो अपने चाकू की धार से समीरा की गर्दन का अच्छा खासा लहू बहाए इसे पकड़कर दरवाजे से परे किए। इससे पहले निकलता वो लड़खड़ा कर संभली। ये तुम्हारी भूल है कि तुम मेरे बेटे को छू भी सकते हो। वो पैरासाइट के मद्दे मुकाबिल जल्द आने वाला है कि उसकी गर्दन काट देगा। तुम किस खेत की मूली हो, गली की आवारा बदमाश? समीरा मुज़हिका हेजी से हंसी। पारस भी हंसा और तब समीरा के रोंगटे खड़े हुए। मैं वही हूँ जिसके मद्दे मुकाबिल आकर वो मेरी नहीं अपनी गर्दन कटवाने वाला है। गली के बदमाश तो अपन के पैरों की हाँक भी नहीं। बंदे नाचीज को पैरासाइट ही कहते हैं, नाम तो सुना होगा मैम। एक ही झटके से वो स्याह साया अपना होलनाक असर छोड़ता कह कहा समीरा के इर्द अफरेत की मानित छोड़ता हुआ गायब हुआ। तो समीरा को लगा उसके पैरों से जान निकल गई। वो कपकपाती टांगों से वहीं जमीन पर गिरते हुए बैठी। उसका पूरा वजूद कपकपा उठा था। गिरते पड़ते वो दरवाजा उठकर लॉक करती अपने रूम की तरफ दौड़ी। जल्दी से फोन उठाया और कॉल मिलाई, मगर उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दूसरी तरफ यहिया ने कॉल फौरन पिक की थी, जो इस वक्त मेडिटेरेनियन के समंदर के किनारे अपनी शिप के पास खड़ा कुछ सामान की लोडिंग का जायजा ले रहा था। मम्मी, इस वक्त कॉल हैरियत है। यहिया को फिक्र ने घेरा।
सर पर अभी भी हल्का सा सनी प्लस लगा था। पैरासाइट आया था, वो यहाँ तक पहुँच गया। समीरा की हामती आवाज और इंकशाफ दोनों पर ही यहिया कुछ समंदर के किनारे से हटा। व्हाट? हमारे घर? आप ठीक है मम्मी? यहिया को परेशान देखते रोनी भी उसकी तरफ चलाया। गर्दन काटने में कसर नहीं छोड़ी, बट वो अच्छे से जानता है गर्दन की किस जगह कट सेफ है। ठीक हूँ मैं। वो जानता है तुम हदायत खान के बेटे हो यहिया। सब खत्म कर देगा वो। बहुत ताकतवर है। बात ज़ाती इंतकाम पर उतर चुकी है। वो मेरी सच्चाई भी जानता है और तुम्हारी भी। समीरा की आवाज कांप रही थी, जबकि यहिया ने हकारत से अपनी मुट्ठी भींची। गहरे हांफते सांस लेते अपना गुस्सा काबू किया। डोंट वरी, इसे काबू करने का प्लान बिल्कुल तैयार है मम्मी। प्लीज अपने जख्म का ख्याल रखें और बेफिक्र होकर सो जाएं। अपना हक उसके हल्क से निकालना आता है मुझे। यहिया ने सरसरी से अंदाज में समीरा को बेफिक्र करे कॉल काटी, तो रोनी ने सवालिया नजरों से ड्रैगन को देखा। किस हक की बात कर रहे हैं? पैरासाइट का ओहदा पारस को हदायत बाबा ने नहीं दिया। वो अपने बाप का इसमें वारिस बना था ड्रैगन। फारस सुल्तान ने हिफाजत की इस ओहदे की हदायत बाबा के साथ मिलकर कई साल, जिस पर आज पारसी सा मुगलानी सही मानों में राज कर रहा है। रोनी ने अपनी समझ के मुताबिक खरे अल्फाज चुने और यहिया को समझाना चाहा। तुम मेरी तरफ हो या पारस की, आज बता ही दो। रोनी हफीफ सा गड़बड़ा गया। यहिया का अंदाज भी वहशियाना और मशकूक था। ऑफ कोर्स आपकी तरफ ड्रैगन, लेकिन मुझे आपकी परवाह है। रोनी ने पुरखुलूस अंदाज अपनाए अपनी बात दोबारा समझाने की कोशिश की। आप पारस के मद्दे मुकाबले आए भी तो वो आपको काट कर फेंक देगा एक लम्हे में। उसके मद्दे मुकाबले सिर्फ कोई एक ऐसा ठहर सकता है एंडीरघेटा में जिसे वो कम अज कम मार ना सके। रोनी ने फिर से अपनी तजवीज़ दी तो यहिया फातिहाना मुस्कुराया। ठीक कह रहे हो तुम, और अगर मद्दे मुकाबले उसका अपना खून हो तो रोनी। यहिया का दिमाग शैतान का घर था। ये हमारी बका का वाहिद हल है। रोनी की आंखें भी इस बराबरी के मुकाबले पर चमकी। हारब अलाइम मुकदाम ही है वो मोहरा जो हमारी जिंदगियां बदल सकता है। तारीख अपने आप को दोहराने वाली है रोनी। शैडो ने अपने बेटे को खुद इस जहन्नम में झोंका था, लेकिन पारस अपने बेटे को अपनी वजह से इस जहन्नम में झोंक बैठा। यहिया का मुज़हिका हेज़ कह कहा। साहिल समंदर की वीरान हवा में हैबत नाकी से गूंजा था। इस शिप को अलाइम का डिक्लेयर करते ही वो तो हो जाएगा अपने इस पंगे को ठीक करने में बिजी। फिर मैं उठाऊंगा उसके बेटे को, जो फिर मेरा बेटा कहलाएगा। हम पारस की औलाद को एक दिन पारस के सामने उसी जितना ताकतवर बनाकर लाएंगे। ये है मेरा इंतकाम। मुझसे मेरा बाप छिन गया सिर्फ पारस की वजह से, और अब उसके बेटे से भी बिल्कुल वैसे जीते जी मैं उसके बाप को छीनूंगा। यहिया की प्लानिंग सच में भयानक थी कि खुद रोहनी कितनी देर कुछ बोल ना सका। आप अंडरग्राउंड हो जाएं अपनी मम्मी समेत, मैं आपके हर फर्ज को निभाने के लिए हूँ। रोनी ने वफादारी का सबूत देते एक बेहतरीन मशवरा दिया। इस फरेब की दुनिया में मेरे साथ तुमसे वफादार का होना बहुत बड़ी नेमत है रासिम शाह। मम्मी तक अगर वो पहुंच गया है तो वो मुझ तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इस शिप का काम मैं तुम पर डाल रहा हूँ। मैं फौरी निकल रहा हूँ, और हाँ, तुम पर आंखें बंद किए यकीन कर रहा हूँ, इसे तोड़ना मत। यहिया ने फौरन ही फैसला बदला, जबकि रोनी और रासिम शाह ने यहिया को अपनी वफादारी का पूरा यकीन दिला दिया था। मैं तुमसे ज्यादा हदायत बाबा का वफादार हूँ यहिया। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन मैं इनसे कोई ऐसी गद्दारी भी नहीं करूंगा जो कल को मेरे लिए फंदा बने। हारब की हिफाजत तुमसे करना मेरी मजबूरी होगी, सो मुझे माफ कर देना। रोनी ने आज खुद भी फैसला लिया और संजीदगी से वो वापस शिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पारस और उसके लोग पूरे अनातालिया को रातों रात कंगाल चुके थे, मगर मसला ये था यहाँ पारस की वो हाकमियत नहीं थी जो इसे इटली और रशिया के इलाकों में हासिल थी। थोड़ा बहुत असर और रसूख अनातालिया पर था, पर पूरे तुर्किया पर नहीं। सो बहुत से तुर्की के ऐसे एयरपोर्ट्स भी थे जिन्होंने अपने वीआईपी फ्लाइट्स की डिटेल देने से इनकार कर दिया। रात से सुबह पारस को इसी में हुई। यहिया के निशान तो मिले, लेकिन सुराग ना मिला, और सुबह फज्र के वक्त मिलती एक मनहूस खबर ने पारस का मूड मजीद बिगाड़ा, और वो थी समीरा के फरार होने की खबर। पारस ने जो लोग उसके घर के बाहर छोड़े, उनके बकौल समीरा घर से नहीं निकली, ना पिछली तरफ से भागी, बल्कि वो अंडरग्राउंड रास्ते से फरार हो चुकी थी। पारस अपनी टीम की इत्तला पर जब तक मतलूबा जगह पहुंचा तो उन्हें समीरा के घर से कुछ किलोमीटर के फासले पर एक ज़मीनी सुरंग मिली, जिसकी जांच से पता चला कि वो ठीक समीरा के घर के स्टोर रूम से खुलती है।
आबेल को जब ब्यूरो से कॉल गई तो वो भी अर्जेंट मौके वारदात पर पहुंचा, जहां से समीरा के घर की तलाशी लेने के बाद कुछ ऐसी फाइल्स पारस के हाथ लगी जिन्होंने कहानी ये अक्सर बदल कर रख दी। वो मोहतात हो गई और उसने ड्रैगन को भी कर दिया। इसका मतलब है ड्रैगन के काले धंधों और इस शकल वाली तंजीम में उसकी माँ भी शामिल है। और समीरा का हदायत बाबा के साथ रात गुजार कर एक बच्चा पैदा करना भी उनके गंदे मिश्रण का हिस्सा था। आबेल, ये बहुत पुरानी खिचड़ी थी जो पककर अब तैयार हुई। आबेल अपना सर पकड़े वहीं जमीन पर बैठा, क्योंकि सच में रूह लर्जाने वाला मामला खुल चुका था। इस खोपड़ी वाली तंजीम के पीछे सिर्फ यहिया नहीं था, बल्कि अब कुछ और कहानी थी। ओ मेरे खुदा, कितना गंद भरा है इस दुनिया में। अब हम क्या करेंगे पारस? यही अपनी माँ समेत छुप चुका है, और अगर ये वाकई कोई बड़ा पंगा है तो उनका अंडरग्राउंड होने के पीछे बड़ा मकसद है जो जल्दी सामने नहीं आएगा। आबेल ने वहीं जमीन पर बैठे पारस की तरफ देखकर अपने हालात बताए, जिनसे कदरे ज्यादा खतरनाक इस वक्त पारस की मुंतशिर सोचें थी। रोनी, एक आखिरी कड़ी, इस तक पहुंचना होगा। तुम एक काम करो, ब्यूरो में पिछले 10 साल से कोई भी आर अल्फाबेट वाला आदमी जो मुंसलिक रहा, सबकी एक फाइल बनाओ। रोनी उसका असल नाम नहीं, मे भी आर से शुरू होता हो। मौहूम सी उम्मीद सही, लेकिन कामयाब भी हो सकते हैं। उठो, ऐसे क्यों बैठे हो जैसे सामने मैयत पड़ी हो? पारस ने आखिर में जो सुथरी की, इस पर आबेल मुंह बसोड़ता उठ खड़ा हुआ, फिर मुस्कुराया। मैयत भी आ जाएगी मेरे बच्चे, इस खोते के बच्चे यहिया की। सॉरी, हदायत बाबा जान को गाली चली जाएगी। मैं अपने हसीन अल्फाज वापस लेता हूँ। आबेल ने फौरन से बड़बड़ाहट वापस लेने पर पारस भी मुस्कुराया। थोड़ी टेंशन जाहिल हुई, वरना जनाब का सर फट रहा था रात से ख्वार हो होकर। तुम्हारी चबलियों के लिए भी बिल्कुल टाइम नहीं, निकम्मे इकल। ब्यूरो दफा हो, जो कहा है वो करो। मुहाफिज की कोई इज्जत नहीं होती जब वो यार भी हो, और वो भी इकलौता। आबेल ने मासूम सा मुंह बनाते पारस को देखा। या अल्लाह, या तो बॉस दिया होता है, यार ये क्या मिक्सचर दे दिया मुझे। हाँ, जा रहा हूँ। इस रोनी का शजरा नस्ब में तुम्हारे सामने रखूंगा, और वो भी रात तक। निकम्मा कहा ना तुमने मुझे। वेट एंड वॉच। आबेल ने उठ खड़ा होते जरा रोब जुमा कर अपनी तशरीफ से गिर्द आलूद होती पेंट झाड़कर पारस को यकीन दिलाया, पर अभी पैरासाइट जी कुछ खास रोब में आते नजर नहीं आ रहे थे। यहाँ का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल करते ही वो लोग ब्यूरो निकले, और वहीं दूसरी तरफ रोनी ने भी रात ही शिप गैर महफूज याफ्ता इलाकों की तरफ भिजवा दी, जिसके पकड़े जाने पर सारा इल्ज़ाम अनातालिया के अमीर अलाइम मुकदाम पर आता। यानी ड्रैगन ने पारस के गिर्द घेरा दोनों तरफ से तंग करना शुरू कर दिया था। तुम यूं नहीं जाओ, मुझे भी आज अहम काम से जाना है, तो एज यूजुअल तुम्हें ड्राइवर पिक कर लेगा बाबा का वापसी पर। तबीयत ठीक है? खुद पर परफ्यूम का स्प्रे करे वो बाल बनाती है। अमायमा की तरफ जरा पलटा, जिससे पहले जवाब देती। हातिब ने जरा सा स्प्रे अमायमा की गर्दन पर किया। बाल बनाने भूले वो हातिब को देखते मुस्कुराई। जो आपने ये स्प्रे किया है, अब जिन चिमटेगा मुझे हातिब। बहुत तेज परफ्यूम है आपका। टेलपोनी बनाती मायमा ने अपनी गर्दन को हथेली से रगड़ा, तो हातिब ने दोनों बाजुओं में मायमा को फौरी भरा। ये तो तुमने ठीक कहा, जिन भी ऐसा वैसा नहीं, खानदानी भी और अमीर भी। हातिब ने इसे ड्रेसिंग पर उठाकर बिठाते अमायमा की गर्दन में चेहरा घुसाते अपने होंठों से छुआ, तो अमायमा ने मदहोश होते आंखें बंद करते होंठों को मुस्कुराने दिया। हातिब, यूं नहीं जाना है मुझे। अमायमा ने हातिब की बढ़ती शिद्दतों पर अपना सरूर एक तरफ करते हातिब को बालों से पकड़ते रोका, तो जनाब जरा होश में आए। मैंने तुम्हारी किताबें छीन ली हैं क्या? नजर तो उतारने दो अपनी डबल हसीना की। हातिब ने उसके पेट पर उंगलियां सिरकाई, तो अमायमा को गुदगुदाती से कैफियत महसूस हुई। अपना ख्याल रखना, यूनी में और छिलकूद से मुकम्मल परहेज, रात में भी लूंगा। और हाँ, अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि मैं चाहता हूँ तुम हारिब को भी ज़्यादा मत उठाओ। वो माशाल्लाह से हेल्दी है, तो तुम्हें हाला के साथ मम्मी बनना है, इसका भी ध्यान रखो। हातिब ने से तमाम तर ताकीदें की जो अब से अमीर साहब रोज़ ही करने वाले थे। अमामा ऐसे वाले लाड उठवाने के लिए बहुत बेताब थी। ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। अमायमा ने बिल्कुल जिद किए बिना ही बात मानी। गुड, अब मैं जाऊं? हातिब ने इसे उठाकर नीचे उतारने से पहले मानी खेजी से पूछा, जिस पर अमायमा ने नफी में गर्दन घुमाते हातिब की गर्दन में बाजू लपेटे।
रात भी इतने लेट आई कि मैं सो गई, कोई प्यार ही नहीं किया। इब्राहिम भाई से सोतन वाली फीलिंग आई मुझे, अभी भी भागने की पड़ी है। क्या मैं मम्मी बनकर बोरिंग हो गई जो आप मुझे मिल ही नहीं रहे प्यार करने को? जल्दी से मुस्कुराहट को उदासी में बदला, जबकि हातिब ने उसको नीचे जमीन पर उतारे। अमायमा के कान की तरफ झुका। मुझे तुमसे प्यार करने के लिए तुम्हारे जागे होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम तो सोई तुम थी मेरी जान, मैं नहीं। वो फिर से गर्दन की तरफ से रखने लगा जब हमायमा ने जल्दी से उसे पकड़ कर रोका। हातिब। वो रुहासी हुई तो हातिब हंसा। चलो बाबा वेट कर रहे होंगे। हातिब ने अपने बहकने पर बंद बांधते संजीदगी भरी मुस्कुराहट से देखा तो हमायमा ने करीब से रखते खुद ही वो हक लिया जो हातिब इसलिए छोड़ चुका था कि फिर खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम चाह रही हो मैं आज भी तुम्हारी योनि से छुट्टी करवा दूं? हातिब ने मायमा की कमर में बाजू लपेटकर इन्हीं सांसों के पास ठहराया जिन तक वो कुछ देर पहले बेबाकी से आई थी। नहीं तो मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं मिस करूंगी। अमायमा ने डरते घबराते जवाब दिया, जबकि हातिब ने फौरन से मुस्कुराकर उसके कान को चूमा। मैं भी हर पल करता हूँ, अब तो तुम पास होती हो तब भी किया करूंगा। हातिब की सरगोशी में अमृत था कि वो फौरन से हातिब के गले लगी, क्योंकि इस आसूदगी की इसे बेपनाह जरूरत थी। क्यों? मैं पास हुई फिर क्यों मिस करेंगे? वो नासमझी से बोली। क्योंकि मैं तुम्हें अपने मतलब के लिए कोई तकलीफ नहीं दूंगा मजीद। अब मैं 5 माह तुम्हारे लाड उठाऊंगा दोस्त बनकर। जब तुम मुझे बेटी दोगी फिर उसकी सेलिब्रेशन के बाद मैं वापस तुम्हारा हस्बैंड बन जाऊंगा। अमायमा ने बाजू मजीद जकड़े तो हातिब को उसके आराम भरे इस फैसले पर दुगनी खुशी थी कि अमायमा ये सुनकर बहुत बड़े दबाव से निकल आई है। मुझे आपसे यही कहना था। वो हिचकिचाकर रूबरू हुई क्योंकि कुछ वक्त से वाकई ही हमायमा के लिए हातिब के करीब होना मुश्किल हो रहा था। ये सब इस बेबी का कसूर है जो छुप कर बैठा था और इसके अब्बा जी की मोजरें लगी थी। वरना तुम फूल हो मेरा, मेरी मोहब्बत की शिद्दतें अगर तुम्हारे नाम हैं तो मेरी हर नरमी की भी तुम ही वाहिद हकदार हो। रिलैक्स रहो। वो शर्मगी सा मुस्कुराई, आंखों में नमी सी भी उतरी। आप बेस्ट हस्बैंड हैं। वो खिलखिलाई तो हातिब को भी मानो करार आया। और तुम बेस्ट वाइफ। चलो बाबा वेट कर रहे होंगे, अपना ध्यान रखना, आ जाओ। अमायमा ने अपना बैग लिया जिसमें बस 2 बुक्स थी, बाकी वो लोग वहीं रखते थे और वो दोनों ही साथ रूम से निकले। अमायमा ने जाने से पहले हारिब को प्यार किया और सोयबिया का भी गाल चूम कर गई, चूंकि वो 2 टुन इतने प्यारे लगे कि अमायमा का दिल न किया दोनों को डिस्टर्ब करती। क्या हुआ है रुशाने? हारिब क्यों रो रहा है? हारिब की वजह से रुशाने को भी किसी ने नहीं जगाया था। हाशिम और मायमा भी जा चुके थे, जबकि इब्राहिम और हातिब भी अपने मिशन पर निकल चुके थे। जबकि रुशाने ने हारिब को फीड भी करवाया। वो भूखा भी नहीं था, ना ही इसे कहीं पेन होने दिया था। फिर भी वो मुसलसल रो रहा था कि रुशाने भी परेशान हो गई। पता नहीं ममा, अभी तो बिल्कुल ठीक था, डॉक्टर को बुला लूं? रुशाने ने परीसा के रूम में आने पर पूछा तो उन्होंने आहिस्तगी से हारिब को रुशाने से लिया। बेली बटन न दुख गया हो इसका, या पेट में दर्द भी हो सकता है। परी ने अंदाजन बताया तो रोशानी ने कुछ सोचते हुए हारिब को देखा। नहीं ममा, मैंने बहुत एहतियात से इसको चेंज करवाया और दूध के अलावा तो इसने कुछ नहीं पिया कि इसका पेट दर्द करता। रोशानी से रोता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और तभी रूम का डोर खोलते पारस अंदर आया तो दोनों लेडीज जो हारिब के रोने पर अब सच में तशवीश में थी। पारस के रूम में आने की देर थी कि हारिब ने फौरन रोना बंद किया। क्या हो गया मेरे बच्चे को? इधर दे मम्मा। किसने तंग किया तुम्हें? तुम्हारी मम्मा ने रुलाया? पारस के गोद में जाने की देर थी कि हारिब यूं था जैसे रोया ही ना हो। वो अपनी काली काली आंखों से पारस को देखते ही मदहोश होने लगा और ये देखकर खुद परी और रोशाने जज्बाती हो गई। तो इसे ना दर्द था ना ही परेशानी, इसे अपने बाबा का लम्स चाहिए था। मेरी जान, नाश्ता लिखवाऊं तुम दो का? परी ने झुककर मदहोश होते हारिब साहब का माथा चूमे दोनों से पूछा। पारस ने सर हिलाया। जी ममा, लगवा दे। तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया रोशाने? पारस ने ममा को कहने के साथ रोशाने से पूछा, जो भीगी आंखों से सर नफी में हिला गई। ये अभी भी जागी है, आ जाओ दोनों, मैं नाश्ता लिखवा रही हूँ। परी ने प्यार से रुशानी की गाल सहलाई और दोनों को ताकीद के कमरे से निकली और तभी पारस ने रुशानी को देखा जो हारिब के सुकून में आने पर मुस्कुरा रही थी। ये तो मुझसे भी बड़ा दीवाना निकला आपका। शुक्र है आप जल्दी आ गए, वरना इसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझसे। रोशानी की आवाज़ अब भी भीगी थी। मैं नाश्ता करने और तुम दो को देखने ही आया हूँ। क्या करूँ, ज़्यादा लंबी जुदाई देना मुश्किल है। और तुम क्या इमोशनल हो रही हो रोशाने? बच्चे ऐसे ही रोते हैं, बितराओ मेरी जान। पारस ने दूसरी बाजू खोली तो रुशाने जल्दी से पारस के सीने लगी।
हारिब दोनों को देखकर बहुत मुख्तसर मुस्कुराया और उसकी ये मुस्कुराहट पारस और रुशाने में सरूर सा भर गई। ये आपके लिए बड़ा होकर जुनूनी होगा। इसके इरादे अभी से खराब लग रहे हैं। इसे पता है बाबा तो हमेशा अवेलेबल नहीं हो सकते, तो मुझे तंग करने के पूरे प्लान बनाकर बैठा है। वो जो हरब के जरा से रोने पर आदी हो गई थी। मजीद का सोचकर उसको आते ठंडे पसीने पारस को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गए। हंसे मत पारस, ये संजीदा बात थी। रोशाने जरा सा चेहरे के सामने खिसकते पारस को टोका, पर वो अब भी मुस्कुरा रहा था, गोया माहौल में चिंगारियां बढ़ रही थीं। इन नीली आंखों से ज्यादा सच थी मुस्कुराहट पर। डोंट वरी, इसे रोने नहीं देंगे। वैसे भी मेरे और तुम्हारे लम्स में फर्क नहीं, तो ये संभल जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर ये तुम्हें बताएगा कि कितना फर्माबरदार और प्यारा है। अब जरूरी थी तसल्ली। रोशाना ने भी यकीन कर लिया। हारिब वापस सो चुका था, जैसे पारिस के सीने की राहत ही उसकी और उसके नींद के बीच हायल थी। लाएं से बेबी कॉट में लिटाती हूँ, आप भी फ्रेश हों, फिर नाश्ता करते हैं। रोशाना ने एहतियात से हारिब को लिया और जब बेबी कॉट में लिटाया तो पारिस भी उसके पास आया हारिब को मुस्कुरा कर देखने लगा। ज्यादा अच्छा रोशाना की एहतियात पर लगा, जो उसे ऐसे लिटा रही थी जैसे वो बच्चा नहीं रुई का गोला हो। ये बहुत लकी है कि तुम इसकी माँ हो। पारस ने उस बड़ी निगाहों से रुशानी को देखते कहा, जिसने स्कार्ट बेड के मुलायम महमली पर्दे आगे कर दिए ताकि हारिब की नींद रूम की लाइट से मुतासर ना हो। आप लकी नहीं हैं कि मैं आपकी वाइफ हूँ। रुशानी ने पारस तक का फासला समेटा, जिसने पास आती जलपरी को अपनी बाजुओं में बिना लम्हा जाया किए भरा। हूँ ना, बहुत लकी हूँ। पारस ने चेहरा तिरछा करते रोशानी की गाल चूमते इतराफ किया तो इस लड़की में फूल खिल गए। तुम पौधों के मतलब बहुत कुछ जानती हो ना रोशाने। एकदम ही पारस को कुछ याद आया तो रोशाने ने खुशगवार हैरत से सर हिलाया। जी, मैं बॉटनी एक्सपर्ट रह चुकी हूँ कराची की एक रिसर्च लैब में 6 माह, फिर छोड़ दिया क्योंकि फर्ज किया कि मेरा फिशी टोने का शौक आ गया। रोशाने ने खुशी से बताया, पर फिशी टोना को सोचे से अपनी वो दुनिया याद आई तो इख्तिताम उदासी पर हुआ। तुम्हारी जब लैब में ट्रेनिंग शुरू होगी तो तुम्हें बॉटनी के कुछ रेयर शोबों की भी तालीम दी जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम मेरी मुहाफिज के साथ साथ फ्यूचर की हमारी रिसर्च लैब में बॉटनी एक्सपर्ट के फराइज भी निभाओ। एक बड़ा बायो प्रोजेक्ट प्लान हो रहा है। पारस ने ये ऑफर इसलिए भी की क्योंकि जिस तरह पारस टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट था, ये लड़की भी आम दिमाग लेकर पैदा नहीं हुई थी और इससे सिर्फ हिफाजत लेना उसके हुनर से ज्यादती थी। रोशान ने रोशन माथों के बड़े फराइज पूरे होने की बारी आ चुकी थी। ये बहुत मज़ेदार होगा, थोड़ी डिटेल बताएं। वो एक्साइटमेंट से भरी थी। जिन चीज़ों को तुम्हें सीखना है इनमें फॉरेंसिक बॉटनी शामिल होगी और मज़ीद ब्रांचेस में बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एविडेंस और इसके अलावा डीएनए टेस्टिंग शामिल होगा। ह्यूमन, एनिमल्स एंड आल्सो रेयर प्लांट्स। मैं जानता हूँ तुम बहुत शार्प हो, हमें तुम्हारी इन फ्यूचर बहुत ज़रूरत है। पिछले 8 माह से हम 3 एक्सपर्ट पर मेहनत कर चुके हैं लैब में, पर वो कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। उनकी मैयर चीज़ें ऑथेंटिक नहीं। पारस ने इस बार रोशानी का चेहरा हाथों में भरा, जिसकी आंखों में चमक थी। मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या न्यू बायो वेपन की तैयारी का सोच रहे हैं आप? वो वाकई समझदार है, तभी तो भाम गई। जी मेरी जान, पौधों की कुछ ऐसी किस्में हैं कि अगर इनको टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया जाए तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, जो अब तक किसी माफिया या डार्क वर्ल्ड ने सोचा भी नहीं। अलाया बेस की लैब में हमारा ये सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू है, जिस पर 3 साल लगेंगे। मैं खुश हूँ कि मेरे पास तुमसे बायो एक्सपर्ट ऑलरेडी मौजूद है। रोशानी ने अपनी तारीफ पर स्माइल दी। ज़्यादा खुश होने वाली चीज़ ही कहाँ थी मोहतरमा। मैं आपके साथ हर तरह मौजूद हूँ, लेकिन अगर आपने मुझसे प्यार कम किया ना, तो मैं एक हथियार आपके लिए भी ईजाद कर लूँगी। रोशाना ने पारस के हाथ अपनी कमर पर रखे और खुद मान से रोब चुमाती बाजू पारस की गर्दन में हमाइल कर गई। हाँ, अच्छा, क्या नाम होगा इस खतरनाक हथियार का? पारस ने इसे जरा अपनी तरफ खींचते सरूर में आते पूछा। रोमांस वाली स्प्रे, जो आप पर छिड़कने की देर होगी आप मेरे लिए पागल हो जाएंगे। रोशाना ने एक मुहाफिज या एक्सपर्ट बन भी जाए। पारस कैसे भूल गया था, ये महलूक सबसे पहले उसकी दीवानी है। तुम्हारी सांस से वो वाला असर ऑलरेडी कर देती हैं, तो तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी खुशबू इन सांसों में घुलने की देर है कि मैं पागल हो जाता हूँ। रुशानी अभी संभल ना पाई थी कि पारस ने उसकी सांस अपने कब्जे में लेते उसको अपनी कम से कम मन मर्जी और शिद्दत से लड़जा दिया। हाँ पारस, मैं अभी भी हिली हुई हूँ, दर्द है कमर में। वो पारस के बेंचने पर बस हाफा थी, वरना पारस के इस्तेहकाक की इसे कम शिद्दत हो भी पसंद ना थी। आओ ना, मैं अपना स्पेशल मसाज देता हूँ, सारे दर्द भगा दूंगा।
पारस ने इसे उठाया और शावर लेने की नीयत से बढ़ा तो रोशानी ने उसकी गर्दन जोर से बाइट की। आप भूल रहे हैं अभी आपके बच्चे की माँ बनी हूँ तो टेक्निकली आप मेरे साथ ऐसे आप फ्री वाला रोमांस नहीं कर सकते। पारस प्लीज मुझे गीला मत कीजिएगा। रोशानी ने दरवाजे के पास ही पारस को रोक लिया। वो सख्त मिन्नत पर उतरी थी जबकि पारस तो उसकी गर्दन चबा जाने पर घूर रहा था। राज जो तुमने मेरे साथ किया इस पर थोड़ा तो रिवेंज बनता है। पारस की बातें खतरनाक थीं तभी तो रोशानी का हल्क सूखा। या अल्लाह ये बंदा पागल हो गया है। वो दुहाई देने लगी तो पारस ने डोर टांग से खोलते खतरनाक मुस्कुराहट दिए रोशानी को देखा। और अभी तुम स्प्रे बनाने का सोच रही थी। देखा मैं ऑलरेडी पागल हूँ सिर्फ तुम्हारी बैक का मसाज करूंगा और कुछ नहीं। पागल सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। ओवरऑल एक सेंसिबल इंसान हूँ। रोशानी की घबराहट तर्क हुई तो मोहतरमा ने फौरन गर्दन में छुपते इजाजत दी क्योंकि इस वक्त खुद ऐसे पर्सनल मसाज की शदीद तलब थी क्योंकि जिस्म के कुछ खास हिस्सों का दर्द इसे आम लेडीज से ज़्यादा था क्योंकि इसने हारक को बिना सर्जिकल हेल्प के पैदा किया था तो बॉडी को अपनी कुदरती राहत में आते आते वक्त लगना था। आधे घंटे बाद वो दोनों साथ ही बाहर रूम में आए थे। रोशानी के बाल भी गीले थे क्योंकि पारस ने उसके बालों को बहुत आराम से बिठाकर शॉवर दिया था। खुद भी जनाब तरोताज़ा से व्हाइट पैंट और स्काई ब्लू जर्सी शर्ट में हॉट एंड कूल एक साथ लग रहे थे। पारस ने उसको स्पेशल वेन्स मसाज दिया था जिससे रोशानी की कमर, उसकी गर्दन की पिछली हड्डियां, टांगे और पैर काफी ज्यादा रिलैक्स महसूस हो रहे थे। गोया पहले तक वो खुद पर भारी बोझ महसूस कर रही थी पर इस वक्त आईने के रूबरू रुककर मुस्कुराती बहुत पुरसुकून। और फिर पारस ने टॉवल लेकर उसके बाल पे खुद ही ट्राई किए। रोशानी को ड्रेसिंग टेबल पर उठाकर बिठाए पारस ने उसके हाथों और बाजुओं पर मॉइस्चराइजर लगाया और वो जिस तरह अप्लाई करने के साथ इस महकती हसीना की बार बार मुस्कुराहट चूमते हंसता वो रोशानी की सारी थकावट भगा गया। पारस ने उसके ड्राई बालों में ब्रश किया फिर उन्हें मेसी बन में टाइट करे रोशानी का स्कार्फ उसके सर पर सेट किया। फिर उसके दोनों हाथ चूमते वो उसके पैरों में बैठा और इन दो को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करे। इनमें बहुत ही प्यारी फ्लैट चप्पल पहनाई। उसके दोनों पैरों के नेल्स पर रेड लीना ब्रीथेबल नेल पॉलिश नेल पेंट लगाया क्योंकि कुछ वक्त तक रोशानी इबादत वगैरह नहीं कर सकती थी और ये नेल पेंट वैसे भी पानी को जज्ब करने वाला और वजू फ्रेंडली था जिसमें ना तो अल्कोहल थी ना ऐसा कोई केमिकल। और पारस चाहता था वो अपने ये रेस्ट के दिन भी बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश होकर गुजारे। रोशानी मजे से ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट लिए पारस के वापस उठकर करीब रुकने पर हंसी बिल्कुल बच्चों की तरह। मैं तुम्हें माई बना दोबारा ना देखूं। तुम्हें खुद को पहले संभालना है फिर हारिब को। मुझे तुम यूं ही तैयार और फ्रेश चाहिए हो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो मुझे अच्छे से करना आता है ओके। पारस ने उसकी गालों को हाथों से प्रेस किया फिर उसका माथा चूमते साइड से पिंक रोजी लिप टिंट उठाकर रोशानी के खूबसूरत होंठों पर अप्लाई किया और अपनी सॉफ्ट किस्से से एडजस्ट किया। ऐसे रोज अगर आप मुझे रेडी करें तो मैं तो माई ही बनना पसंद करूँ। कौन करता है ऐसा अपनी वाइफ के लिए वो भी तब जब वो कंफर्ट भी ना दे पाने लायक हो। रोशानी की आवाज जरा डूब कर उभरी और तभी पारस ने इसे उठाकर ड्रेसिंग मेज से नीचे उतारा तो वो बांकी सजीली सी लड़की पारस की बराबरी से बस हील्स की दूरी तक कम थी लेकिन वो एक दूसरे को बासानी आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। तो मुझे देखकर छूकर भी तो आराम देती हो। किसी स्पेसिफिक कंफर्ट की मुझे नीड नहीं तुमसे। बस खुद को संभाल कर रखो। मैंने आखिरी सांस तक यूं ही महकता और सजा देखना है तुम्हें। मेरी जान हो तुम। मेरा दिल तुम में धड़कता है। मुझ में तो बेजान पड़ा समझो इसे। तुम ये मत समझना कभी कि हमारे बच्चों के बाद मेरी तुमसे दीवानगी वाली मोहब्बत में कमी आएगी। ये बड़े की चल पड़ी और मैं तुम्हें इसका एहसास दिलाता रहूंगा। बस सुकून में रहो और इतराती रहो कि तुम 12 सीसा मुगलानी का इश्क हो। एक बार फिर पारस ने उसका माथा चूमा और अपने सीने लगाया था यूं कि वो अंग अंग तक महक गई थी। वो रूबरू हुए तो इन दो की आंखों में इन दो की मोहब्बत चमक रही थी। आई लव यू सो मच। रोशानी ने झुककर पारस के सीने पर लब रखे फिर पारस की शर्ट का कॉलर पीछे करे इस सुर्खी पर होंठों की नरमी रखी जहां मोहतरमा ने दांत गाड़े थे। पारस इस लड़की की नरमियों पर मुस्कुराया जो हर शिद्दत का मरहम भी खुद ही बन जाती थी। तुम्हारे नरमी से प्यार करने पर ये रेड निशान चला थोड़ी जाएगा। हाँ, डालने से पहले सोचा करो आई एम मेकअप एलर्जिक पर्सन। चलो कॉलर ढांप लेगा और नाश्ता करें। अब तो शदीद भूख लगी है कि तुम्हें ही चबा जाऊंगा। इस मिस्टर को सोने दो अब। जब तक मैं हूँ घर तुम सिर्फ मेरी। पारस ने उसका हाथ पकड़ा जो स्कार्फ को संभालती उसके साथ ही मुस्कुराती हुई रूम से निकल गई जहाँ परी ने अपने इन दो लाडलों के लिए शाही सा नाश्ता लगवा दिया था।
वो लोग कुसैनों के मालिक गैवन नामी स्मगलिंग के बेताज बादशाह डॉन की निंजा पार्टी में मदऊ थे। इब्राहिम और हातिब की लुक्स भी काफ़ी क्लासी थी। ये पार्टी दरअसल इनकी एक बड़ी डील की खुशी में दी गई थी। हातिब ने असलहे की डिमांड के बदले कुछ लीगल पेपर्स इस पार्टी में गेवन के सुपुर्द किए, जो इन पेपर्स को देखकर बहुत खुश हुआ और हातिब को अपने वीआईपी गेस्ट से मिलवाने विला के अंदर चला गया। जबकि सफ़ेद सुनहरे और काले धारों वाली शर्ट के साथ सफ़ेद घुटनों से फटी जीन्स पहन रखी थी इब्राहिम साहब ने, और ड्रिंक कार्नर के पास बैठा अपने लिए कोई ढूंढ कर कम अल्कोहलिक ड्रिंक देख रहा था। जब किसी नस्वानी तेज खुशबू पर इब्राहिम की सांस बंद होने लगी, पर अगले ही लम्हे कमर के पीछे से रिंगता तुलसी नामी गेवन की इकलौती बेटी का हाथ रिंगता हुआ इब्राहिम के ऐप्स पर सरकने लगा। अरे तुमने तो अच्छी खासी बॉडी भी बना रखी है। डैड मिस्टर हातिब को लेकर गए हैं, वो भी लंबी मीटिंग में बिजी रहेंगे। तुम चाहो तो मेरे बेडरूम में आ सकते हो, यहाँ कितना शोर है। तुलसी का हाथ इब्राहिम की पेंट के बेल्ट से उलझ रहा था, जबकि इब्राहिम के अभी से पसीने निकल रहे थे। लेकिन चूंकि कसम खाई थी मिशन पूरा करने की, तभी इब्राहिम ने तुलसी का मजीद सरकता हाथ काबू किया और उसे पकड़कर अपनी तरफ झुकाया। वो बहुत ही नाजेबा लिबास में थी, पूरा जिस्म तकरीबन दिखाई दे रहा था, ऊपर से उसकी आंखों से टपकती हवस। अच्छा, तो अपने बेडरूम में दावत देकर पछताओगी तो नहीं? मैं ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं जाता मिस तुलसी। इब्राहिम भी हातिब की संगत में थोड़ा बिगड़ गया था। तभी तो तुलसी की बरहना कमर पर हाथ की पकड़ जमाते उठ खड़ा हुआ। तो तुलसी ने भी जल्दी से इब्राहिम की गर्दन में बाजू लपेटे और इसी लम्हे किसी ने इब्राहिम और तुलसी की पिक्चर ली थी। तुम आओ तो सही, तुम्हें देने को बहुत कुछ है, लेट्स गो। तुलसी ने इब्राहिम का हाथ पकड़ा, उसे खींचती हुई मेहमानों से निकलती अपने रूम की तरफ बढ़ी, तो इब्राहिम की आंखों में लम्हा भर शैतानियत उभर कर मालूम हुई। वो ट्रैकर इब्राहिम की पैंट की जेब में था। तुलसी ने इब्राहिम को अपने कमरे में लाया और दरवाज़ा बंद करती ही इब्राहिम को संभलने का मौका दिए बिना उसके होंठों पर जपटी, पर इब्राहिम ने जल्दी से उससे दूर होते अपनी छोटी उंगली दिखाई, जिसका मतलब था उसे वॉशरूम की ज़रूरत है। तुलसी शर्मीला सा मुस्कुराई और ओके कहा, जिस पर इब्राहिम जल्दी से वॉशरूम घुसा और कमोड पर बैठते ही पहले तो जीन्स की जेब से इस उंगली के साइज का ट्रैकर अपनी उंगली पर चिपकाया। फिर गहरे सांस लेते उठकर मिरर में अपना मुंह देखा, जहां तुलसी की लिपस्टिक लगी देखे इब्राहिम का वैसे ही दिल खराब हुआ। इसमें कोई शक न था, तुलसी एक खूबसूरत लड़की थी। मर्द उसकी झलक को तरसते, पर यह इब्राहिम अफंदी था जिस पर सिर्फ औरत हलाल थी। एक औरत हलाल थी और वो थी उसकी सुहाना। खैर, जनाब अपने हौसले लेते बिना कमोड यूज़ करे भी फ्लैश करते उठे और जब तक बाहर रूम में आया, तुलसी के तन पर दो छोटे छोटे कपड़ों के सिवा रहा सा पतला सा लहराता गाउन भी उतर चुका था। इब्राहिम को देखते ही तुलसी पास आई और इब्राहिम की शर्ट के बटन खोलते उसकी गर्दन को चूमने लगी। इब्राहिम ने बहुत मुश्किल से ये टार्चर सहा, पर इब्राहिम का मेन काम मुश्किल था कि वो ट्रैकर जिस जगह लगाना था उसके लिए से भी तुलसी के कुछ मजीद करीब होना था। मगर वो लड़की शायद कुछ ज्यादा ही तरसी हुई थी, जिसने इब्राहिम का हाथ खुद ही पकड़कर टारगेट तक पहुंचा दिया, जबकि खुद वो अब इब्राहिम की गर्दन और सीना चूमती पागल हो रही थी। इब्राहिम का गला लम्हा भर सूखा, पर फिर उसने एक सेकंड में ट्रैकर को उसकी जगह के पास ले जाते झटका सा फील किया, जो ट्रैकर की तुलसी के अंदर जाने का सबूत था। इससे पहले तुलसी पागलों की तरह इब्राहिम के होंठों की तरफ बढ़ते उसकी पैंट का बेल्ट खोलती, इब्राहिम ने जल्दी से उसे खुद से परे किया। तुलसी यूं थी जैसे अब वो इसे ना मिला तो यही मर जाएगी। सॉरी, लेकिन मेरी ये एक गर्लफ्रेंड है, चीट हो जाएगा ना, इसमें कोई शक नहीं, तुम बहुत हॉट हो। लेकिन तुलसी ने हामते हुए उसको कंट्रोल किया और जाकर अपना वो उड़ा उड़ा गाउन पहनकर वापस इब्राहिम तक आई। गर्लफ्रेंड हर्ट करे तो तुम यहाँ आ जाना, ओके? तुलसी ने एक आखिरी बार इब्राहिम की गर्दन पर बाइट किया, तो इब्राहिम ने उसे जल्दी से दूर करते मुस्कुरा कर देखा। श्योर, पहला ऑप्शन तुम ही होगी। अब चलें, पार्टी इतनी बुरी भी नहीं। इब्राहिम ने पूरी चालाकी से मिशन पूरा किया था, मगर इससे पहले वो दोनों निकलते वहीं घर की पालतू बिल्ली आकर इब्राहिम पर ना सिर्फ झपटी, बल्कि जब इसने इस बिल्ली को खुद से हटाना चाहा तो इसने इब्राहिम की वही उंगली जोर से दांतों में चबा ली। इब्राहिम का रहा तो तुलसी ने जल्दी से इस बाहरी बरकम गुस्सील बिल्ली को इब्राहिम पर से हटाकर काबू किया। सॉरी इब्राहिम, माफ करना, ये मेरी तरह एक्स्ट्रा वहशी है, अजनबियों पर ऐसे ही अटैक करती है। अपनी फिंगर देखो प्लीज, मैं कुछ लगाने को भिजवाती हूँ, आगे से इसे समझा दूंगी कि तुम तो अपने हो। तुलसी तो भले शर्मिंदा थी, पर वो कमीना इब्राहिम अपनी चबाई उंगली देखे राहत महसूस कर रहा था। फिर भी तुलसी ने कुछ स्पिरिट और बैंडेज भिजवाए, जबकि इब्राहिम बाहर ही हातिब का वेट कर रहा था। गेवन अमी डॉन से तमाम डील करे हातिब बाहर आया तो पहले तो मिशन की तकमील पर दोनों खराफाती और पुरअसरार मुस्कुराए।
ہیں یہ तुम्हारी उंगली पर बैंडेज। वो लोग साथ ही विला से निकले तो हातिब की नज़र इब्राहिम की उंगली पर गई। हाँ, गर्दन पर बिखरी लिपस्टिक भी अहम मामला था, जिसके लिए हातिब उसे वेयर हाउस ले जा रहा था ताकि इब्राहिम नहाकर मजीद कंफर्टेबल हो जाए। मैं मिशन के बाद अपनी उंगली को कटवाने का सोच ही रहा था कि एक बिल्ली आई और उसने मेरी वही उंगली चबाकर काट ली। हातिब रुका। यह आदमी दांत दिखाकर भीगी आंखों से अपनी खुशकिस्मती बता रहा था। हातिब को अचानक ही हंसी का दौरा पड़ा। ऐसे गंदे मिशन के बाद बिल्ली नहीं कुत्ते का आना बनता था। हक खा। हातिब ने गाड़ी का डोर खोले, कुछ फाइल्स अंदर फेंकी तो इब्राहिम ने बुरा सा मुंह बनाया। एक तो मैं इस गटर के मुंह से निकल कर आया हूँ, ऊपर से आप जख्मों पर नमक छेड़ रहे हैं। इब्राहिम का दुख सच में बड़ा था। तभी तो तुम्हें इस पाइप से नहलवाता हूँ जिससे वेयर हाउस की गाड़ियाँ और ट्रक धोए जाते हैं। चलो, कुछ कर्म बिल्ली कर गई, बाकी यह साला करेगा। सुहाना, अभी तक तुम्हें पाक साफ अनछुआ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। अब बैठो भी इब्राहिम अफंदी या धक्का दूं। इस अमीर के मुंह के आगे सच में हंदक है, आज साबित हो चुका था। और बेचारा इब्राहिम इस वक्त हातिब के रोब में दबा मिना भी ना सकता था, क्योंकि कुछ किए बिना भी खुद से हमें गंदी गंदी फील आ रही थी। वो लोग वहां से सीधा वेयर हाउस ही निकले और फिर ग्लोमा के बेसमेंट ऑफिस में पहुंचकर ट्रैकर को एक्टिव करना था ताकि जल्द से जल्द इस गैंग को दबोचा जा सके। जी जनाब, तो कैसी लगी लॉन्गेस्ट एपिसोड? यकीनन आपका शिकवा जो है वो धुल गया होगा। तो मिलते हैं अब 89 इससे बड़ी स्पेशल और मज़ेदार एपिसोड के में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेस्ट सीन और बेस्ट डायलॉग बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।